प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण और इसमें प्रश्नावली 4.3। आइए शुरू करते हैं। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस सरल समीकरण और इसमें प्रश्नावली 4.3। ये हम आज की इस क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रश्नावली 4.3। 4.3 में सवाल नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण बनाना है और फिर समीकरण को हल करके अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। इसमें पहले में ये वाला एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या के 8 गुने में, यानी कोई संख्या माना कि वह संख्या x है, मानना है माना कि वह संख्या x है, यानी ये चर हमने मान लिया, जो हमें ध्यान में नहीं था, ज्ञात नहीं था, उसको हमने चर x मान लिया। चर आप कोई सा भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c, यानी ABCD का कोई सा भी लेटर्स आप चर में मान सकते हैं। चर यानी जो हमें मान ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। अब वह संख्या x मान ली, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो काम करना है, यानी समीकरण बनाना है प्रश्न के अनुसार। एक संख्या के 8 गुने में, यानी वह संख्या हमने x मान ली, x का 8 गुना 8x, उसमें 4 जोड़िए प्लस 4 बराबर 60 प्राप्त होगा। तो ये बराबर 60, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर, ये आपका एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करना है। आपको समीकरण को हल करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले 4.2 में दोनों पक्षों में समान संख्याओं को जोड़ के भी हम हल कर सकते हैं, समान संख्याओं को घटा करके, यानी हम चरणबद्ध तरीके से इनको हल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज करेंगे, पक्षांतर वाला। क्या करेंगे? पक्षांतर वाला। तो इसमें चर जिस साइड है, यानी इस साइड में चर अपना x है, x के साथ 8 का गुणा है और उसके बाद 4 इसमें जोड़ रखा है। तो पहले जोड़ वाले को पक्षांतर करना है। क्या करना है? पक्षांतर करना है। 4 को पक्षांतर करने पर, 4 को पक्षांतर करने पर, यानी आपको पक्षांतर करना कैसे है, लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड में भेजना है, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में भेजना है। किसके राइट साइड? लेफ्ट साइड, बराबर के राइट और लेफ्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वही ध्यान रखना है, पक्षांतर करते समय उल्टा काम करना है। जोड़ वाले को बाकी कर लेना है, बाकी वाले को जोड़ कर देनी है, गुणे वाले को भाग कर देना है और भाग वाले को गुणा कर देना है। तो प्लस 4 को उधर भेजना है, तो इधर क्या बचेगा? 60x। अब किसके उधर भेजा? बराबर के उधर, पहले से 60 है, प्लस 4 उधर गया, उधर हो गया माइनस का 4। बस ये काम करना। पक्षांतर में इधर से जो चीज उधर भेजो उसका उल्टा कर देना है। जोड़ का बाकी, बाकी का जोड़, गुणे का भाग और भाग का गुणा, यानी आपको ये काम करना है। अब हमें 8 को भी उधर भेजना है, इधर क्या बचेगा? x, और उधर 8 को भेजना है, तो पहले 60 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 56। अब 8 का x के साथ क्या है? गुणा, तो उधर क्या हो जाएगा? भाग। 8 गुणा x है, तो ये 8 गुणे में है, उधर चला जाएगा बट्टे में, यानी भाग हो जाएगा। 8 का भाग 56 में देना है, 8 सत्ता 56, 7 बार, यानी x का मान कितना आया? 7। ये हमारा समीकरण हल हो गया, यानी वह संख्या क्या है? 7। ये हमें हल कर लिया।
यहाँ 8 को पक्षांतर करने पर यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन 8 को पक्षांतर करने पर यानी हमें पक्षांतर का तरीका काम में लेना है। आ गया समझ में आपको? कुल मिला के आपका जो चर है उसको सेपरेट करना है, ठीक है ना। चलिए अगला इसमें देखते हैं। बी वाला जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अपने को अच्छा रहेगा। बी, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या माना कि वह संख्या क्या मान लो, x मान लो। x से आप कुछ भी मान सकते हैं, चर कोई भी ABCD का कोई सा भी लेटर ले सकते हैं। माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार काम करना है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? एक संख्या का 1/5 यानी x का 1/5, x का 1/5 घटा 4। अब इसमें से घटाना कितना है? 4 घटाना है तो संख्या 3 देता है। आ गया समझ में? या इसको आप x/5 भी लिख सकते हैं। अब हमें -4 को उधर भेजना है तो आपके क्या हो जाएगा? -4 को पक्षांतर करने पर -4 को पक्षांतर करने पर -4 को पक्षांतर करना है, इधर बचेगा x/5, -4 को उधर भेज देना है तो उधर 3 है, -4 का उधर हो जाएगा +4। अब यहाँ 5 को भी उधर भेजना है तो इधर बचेगा x और 3 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7। अब ये 5 x के भाग में है तो ये उधर जाने पर गुणे में हो जाएगा, गुणा 5 हो जाएगा। x बराबर 7 पंजा 35, x का मान कितना आ जाएगा? 35। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं 5 का पक्षांतर करने पर, 5 को पक्षांतर करने पर ऐसा लिख सकते हैं, इससे बढ़िया रहता है, थोड़ा अच्छा आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अगला इसमें है सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। माना कि वह संख्या को चर मान लो, माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहे वैसा करना है। किसी संख्या का 3/4, संख्या का 3/4 यानी x का 3/4, 3/4, इसमें 3 जोड़ दूं, कितना जोड़ना है? 3, मुझे 21 प्राप्त होते हैं, बराबर 21। अब यहाँ 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करना है, +3 उधर -3 हो जाएगा, ये कितना होगा? या इसको आप ऐसे रहने दीजिए, x गुणा 3/4 +3 उधर भेजना है बराबर 21, +3 उधर हो जाएगा -3। अब हमें 3/4 का भी पक्षांतर करना है तो इधर क्या बच जाएगा? x, यहाँ लिखना है 3/4 को पक्षांतर करने पर
3/4 को पक्षांतर करेंगे, इधर देखिए 21 माइनस 3, 21 में से 3 घटा देना है 18। अब ये 3/4 है, 3 गुणे में है, 4 भाग में है, तो 4 तो हो जाएगा गुणे में, 3 हो जाएगा भाग में, यानी इसको आपको ऐसे कर देना है 4/3। क्या कर लिख देना है उसको, उस साइड में 4/3 लिख देना है। 3 के पहाड़े से 18 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 6 चौका 24। x बराबर कितना आ जाएगा 24। x बराबर 24 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये था सी। आगे बढ़ते हैं डी। जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो माना कि वह संख्या x है। तब आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाना है, यानी उस संख्या का दुगुना करना है, x का दुगुना 2x, उसमें से 11 घटाना है, -11 बराबर 15। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब क्या करना है, चर को अलग करना है, तो उसके लिए -11 का पक्षांतर करना है। -11 को पक्षांतर करने पर -11 को पक्षांतर करना है, तो इधर क्या बच जाएगा 2x बराबर 15 उधर है, -11 हो जाएगा प्लस का 11। तो 2 को पक्षांतर करना है, तो लिखेंगे 2 को पक्षांतर करने पर 2 को पक्षांतर करना है, तो इधर क्या बचेगा x बराबर 15 में 11 जोड़ना है 26। अब 2 को पक्षांतर करना है, 2 इधर गुणे में है, उधर हो जाएगा बटे में, 2 का भाग 26 में 13 बार, x बराबर 13। आ गया समझ में, ये था डी वाला। अगला आगे बढ़ते हैं ई। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के दुगुनों को घटाया, उससे परिणाम 8 प्राप्त होता है। अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है, ध्यान में नहीं है, लिखेंगे माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। अब प्रश्नानुसार जैसा कहे वैसा करना है। 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने घटाया, यानी 50 माइनस 50 में से घटाया अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के दुगुनों को, x का तिगुना यानी 3x घटाया, तो उससे परिणाम 8 प्राप्त होता है। अब हम 50 को पक्षांतर करेंगे, 50 को पक्षांतर करने पर 50 को पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा -3x बराबर, उधर 8 है, 50 प्लस का है, उधर जाने पर हो जाएगा माइनस का 50। अब -3 को भी पक्षांतर कर दीजिएगा, -3 को पक्षांतर करने पर
अब यहाँ क्या बच जाएगा, इधर x बच जाएगा। अब देखिए 8 प्लस का है, 50 माइनस का है, तो 50 में से 8 कम कर देना है, 42 किसका बचेगा, माइनस का 42। अब -3 x के साथ गुणे में है, इधर भाग में चला जाएगा, -3 माइनस का माइनस में भाग देंगे, हट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। या हम यूं कह सकते हैं दो समान चिन्हों का भाग क्या आएगा, प्लस 3 का भाग 42 में, 3 एकम 3, 1 3 चौके 12 यानी 14, 14 तिया 42, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 14, x बराबर 14। आगे समझ में। अगला है f। इबेनल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। माना कि वह संख्या x है, वो संख्या सोचती है उसको मान लो। माना कि वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। इसमें 19 जोड़कर x में 19 जोड़ना है, और जो योगफल आए यानी ये उसका योगफल हो जाएगा, उसको 5 से भाग देती है तो बटा 5, उसे 8 प्राप्त होता है, बराबर 8। ये समीकरण बन चुका है। तो 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 को पक्षांतर करने पर 5 को पक्षांतर करने पर 5 बटे में है तो उधर हो जाएगा गुणे में, इधर बचेगा x प्लस 19 बराबर 8 गुणा 5। अब हमें 19 को पक्षांतर करना है, 19 को पक्षांतर करने पर इधर बचेगा x, और उधर 8 पंजा 40 प्लस का 19 है, वह हो जाएगा माइनस का 19। 40 में से 19 घटा लेना है, बताइए कितना बचेगा, 40 में से 19 घटाएंगे 21, x बराबर 21। आ गया समझ में, x बराबर 21 यानी वो संख्या कितनी सोचती है, 21 सोचती है। आगे बढ़ते हैं जी। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। माना कि वह संख्या एक से संख्या मान लो, माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, उस संख्या के 5/2, संख्या x का 5/2 और उसमें से 7 निकाल दे तो -7, तो हमें परिणाम 23 प्राप्त होगा। अब -7 को पक्षांतर करने पर, -7 को पक्षांतर करने पर, -7 को पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा x गुणा 5/2 बराबर उधर 23 है,
माइनस का 7 उधर हो जाएगा प्लस का 7। अब 5/2 को पक्षांतर करना है, तो 5/2 को पक्षांतर करने पर 5/2 को पक्षांतर करना है, तो इधर बचेगा x। 23 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 30। 5/2 तो उधर हो जाएगा 2/5। 5 के पाड़े से 30 कट रहा है, तो 5 छंग 30 और 6 दूनी 12। x बराबर कितना आ जाएगा 12। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को हल कीजिए। 2 में ए, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? अब यहाँ न्यूनतम अंक को हम x मान लेंगे। माना कि न्यूनतम अंक x है, तब या यहाँ पे आप तब अधिकतम अंक जब न्यूनतम अंक x माना तब अधिकतम अंक क्या होंगे? न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7। तो न्यूनतम अंक का दुगुना 2x जमा 7, जबकि अधिकतम अंक क्या है? जबकि अधिकतम अंक कितने हैं? 87 है। इसका समीकरण हमने बना चुके हैं पहले भी। अब प्रश्नानुसार क्या होगा? अधिकतम अंक अपने आए 2x + 7 और अधिकतम अंक है कितने? 87, तो बराबर 87। यह समीकरण बन चुका है। ये हम 4.1 में भी यह समीकरण हम बना चुके हैं। अब यहाँ 7 को पक्षांतर करना है, 7 को पक्षांतर करने पर 7 को पक्षांतर करना है, तो इधर बचेगा 2x बराबर 87 + 7 उधर हो जाएगा माइनस का 7। 2 को पक्षांतर करना है, 2 को पक्षांतर करने पर, अब 2 को पक्षांतर करना है, तो इधर बचेगा x बराबर 87 में 7 घटाएंगे 80, 2 x के साथ गुणा है तो बटे में हो जाएगा 2, 2 चौके 8 और 1 0, कितना आएगा? x बराबर 40। वह संख्या या न्यूनतम अंक कितने हैं? 40। तो हम लिख सकते हैं अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। लिखना है अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक हमने x माना और x का माना है 40, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हो गए? 40। ये इतना सा प्रश्न के अनुसार लिखना है। आगे बढ़ते हैं। बी, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है,
इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए आपको एक त्रिभुज बता देता हूं। ये त्रिभुज, ये दोनों इसकी समान भुजा है, ये उसके शीर्ष कोण, ये उसके आधार कोण। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ये एक त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं समान है, ये कोण और ये कोण क्या होगा? हमेशा बराबर। आधार कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, आधार कोण हम क्या मान लें? एक्स मान लें। ये एक्स है तब ये भी एक्स होगा। हम लिखेंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण एक्स है। आधार कोण कितना है? एक्स है। तब प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। आधार कोण दो होते हैं, एक्स प्लस एक्स या एक्स प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री शीर्ष कोण, और इनका योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह एक समीकरण बन गया। अब एक्स और एक्स, 2x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 40 डिग्री को पक्षांतर करने पर यहाँ 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ अब यहाँ 2 को पक्षांतर करना है, इधर बचेगा x, यहाँ लिख दीजिए। 2 को पक्षांतर करने पर 180 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा? 140 डिग्री बटा 2। अब 2 का भाग हमें 140 में देना है। 2 सत्ते 14 और ये 0 70, कितना आ जाएगा? x बराबर 70 डिग्री। तो आपके प्रत्येक आधार कोण, अतः प्रत्येक आधार कोण 70 डिग्री होगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला इसमें सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे? देखिए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। तो हम लिखेंगे माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है। माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या
एक्स है, यानी राहुल ने एक्स रन बनाए। तब सचिन द्वारा बनाए गए रन राहुल ने एक्स बनाए तो सचिन ने उसके दुगुने रन बनाए, यानी 2x हो जाएगा सचिन के। अब दोनों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। एक शतक में कितना होता है 100, 2 शतक में 200, 200 से 2 कम यानी 198। तो यहाँ आप प्रश्नानुसार समीकरण बना सकते हैं। प्रश्नानुसार समीकरण बना लेना है, x राहुल के रन प्लस 2x सचिन के रन, दोनों का टोटल दोहरे शतक से कितना कम 2 कम, दोहरा शतक यानी 200, उससे 2 कम। आगे समझ में। अब यहाँ x प्लस 2x, यहाँ एक x होता है ध्यान रखना, एक x और 2x कितना हो जाएंगे 3x बराबर 200 में से 2 कम कर देंगे 198। 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा x, x के साथ 3 का गुणा है तो उधर भाग में चला जाएगा, यानी 198 बटा 3, 3 का भाग 198 में देना है, आप अलग से भाग दे दीजिए। 3 का भाग 198 में, 3 छंग 18, 1 बचा 8, 3 छंग 18, 0 कितना आ रहा है 66, x बराबर 66, ये x का मान 66 आया। अब आप x के अनुसार राहुल के रन भी बता सकते हैं और सचिन के रन भी बता सकते हैं। अतः राहुल द्वारा बनाए गए रन राहुल द्वारा कितने रन बनाए गए, राहुल ने बनाए x यानी 66 रन, और सचिन द्वारा बनाए गए रन सचिन ने बनाए 2x, 2 का गुणा 66 से कर देना है, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, 132 रन, और ये दोनों अपने क्या हो गए आंसर। राहुल ने 66 रन और सचिन ने 132 रन बनाए। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। 3 में पहला, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं। तो माना कि परमित के पास x कंचे हैं, माना कि परमित के पास x कंचे हैं, तब इरफान के पास कंचे, इरफान के पास कितने कंचे होंगे, परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक, इसका 5 गुना यानी 5x और उससे 7 अधिक यानी 7, जबकि है कितने इरफान के पास 37 कंचे, जबकि इरफान के पास 37 कंचे हैं,
अब प्रश्नानुसार आप इसका समीकरण बना दीजिए। समीकरण क्या बन जाएगा? इरफान के पास, देखिए परमित के पास x कंचे थे, तो इरफान के पास उसके 5 गुने से 7 अधिक, ये हो गया। और ये वाला मान कितना आ रहा है? 37। तो यहाँ 5x प्लस 7 बराबर 37। इरफान के पास 5x प्लस 7 यानी कितने? 37 कंचे हैं। अब इसको आपको हल करना है। 7 को पक्षांतर करने पर 5x बराबर 37 प्लस 7 उधर हो जाएगा -7। अब 5 को पक्षांतर करने पर बचेगा x बराबर 37 में 7 घटा देंगे 30, 5 गुणे में है, इधर बटे में चला जाएगा भाग में, 5 छंग 30। x बराबर कितना आ रहा है? 6। x क्या माना अपन ने? परमित के पास कंचे। अतः परमित के पास कितने कंचे हैं? लिख सकते हैं अतः परमित के पास 6 कंचे हैं। परमित के पास 6 कंचे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसमें दूसरा, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? माना कि लक्ष्मी की आयु 100 वर्ष है। माना कि लक्ष्मी की आयु 100 वर्ष है। तब पिता की आयु, तब पिता की आयु क्या होगी? लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। इसका 3 गुना करना है, x का 3 गुना 3x, और उसमें 4 वर्ष अधिक। जबकि पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। जबकि पिता की आयु 49 वर्ष है, ये प्रश्न में दे रखा है। तो हमें प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। पिता की आयु आई अपने 3x प्लस 4, और है कितनी? 49। तो यहाँ बराबर 49 कर देंगे। 4 को पक्षांतर करने पर 4 को पक्षांतर करने पर 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x बराबर 49 प्लस 4 हो जाएगा -4। 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करने पर, अब 3 को पक्षांतर करेंगे 3 गुणे में है, इधर क्या बचेगा x, 49 में से 4 घटा देंगे 45, 3 गुणे में हो जाएगा बटे में 3, 3 का भाग 45 में 15 या 45, 15, x बराबर 15। x हमने क्या माना था? लक्ष्मी की आयु, तो हमारी लक्ष्मी की आयु प्राप्त हो गई। अतः लक्ष्मी की आयु, अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे का तीसरा, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फूलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या
जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? माना कि फलों के पेड़ों की संख्या x है, मान लेते हैं। माना कि फलों के पेड़ों की संख्या x है। तब जो तब जो पेड़ फलों के नहीं थे, यानी फलों के पेड़ नहीं थे, तब फलों के पेड़ नहीं थे। कितने नहीं? यानी प्रश्न में क्या दे रखा है? जो नहीं थे फलों के पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक। इसका तिगुना करना है, यानी 3x, और उससे 2 अधिक, तिगुने से 2 अधिक। जबकि फलों के पेड़ नहीं थे, उनकी संख्या कितनी है? जबकि कितने? 77 पेड़ फलों के नहीं थे। अब प्रश्नानुसार अपना समीकरण बन जाएगा। समीकरण बना लेना है। 3x + 2 बराबर कितना है? 77। अब 2 को पक्षांतर करने पर, 2 को पक्षांतर करने पर, 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा 3x बराबर 77, प्लस का 2 उधर हो जाएगा माइनस का 2। अब 3 को पक्षांतर करना है, 3 को पक्षांतर करने पर, अब 3 को पक्षांतर करना है, इधर क्या बचेगा? x बराबर 77 में से 2 घटाएंगे 75, 3 गुणे में है, बटे में चला जाएगा। 3 का भाग 75 में देना है, 75 में 3 का भाग देना है। 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतारा 15, 3 पंजा 15, यानी कितना आ रहा? 25, 25 या 75, यानी 25। x बराबर कितना आ जाएगा? 25। बताइए, ऐसे पेड़ जो फलों के नहीं थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? हमने फलों के पेड़ों की संख्या कितनी मानी? x। माना कि जो हमने पेड़ माने थे वो कितने आ गए? अतः फलों के पेड़ों की संख्या 25 थी। यहाँ पे भी ऊपर भी आप ठीक कर सकते हैं। x थी, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अतः फलों के पेड़ों की संख्या 25 थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने में गई, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समीकरण सही बनाना है, समीकरण को हल सही तरीके से करना है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट प्रश्न और बच रहा है। सवाल नंबर 4। मैं एक संख्या हूं, मैं निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यानी जैसा कहे वैसा कर लो प्रश्नानुसार। माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार आपको कर लेना है।
जैसा प्रश्न का है वैसा आपको समीकरण बना लेना है। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी x को 7 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और एक 50 जोड़ो। अब इसमें कितना जोड़ना है 50 जोड़ना है। एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। अब इसमें 13 शतक यानी 300, एक शतक 100 होता है, 13 शतक यानी 300, 300 के लिए कितना और चाहिए 40 और चाहिए, यानी 300 से 40 कम बराबर कितना होगा 300 से 40 कम है, ठीक है ना। ये आपका समीकरण बन चुका है। अब यहां आप 50 को पक्षांतर करने पर कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं 50 को पक्षांतर करने पर। पचास को पक्षांतर करना है, देखिए 7x बचेगा इधर, 50 को उधर भेजना है, 300 में से 40 घटा दो, कितना आएगा 260। 50 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। अब 7 को पक्षांतर करना है, 7 को पक्षांतर करने पर, अब 7 को पक्षांतर करना है तो यहाँ इधर बच जाएगा x, और 260 में से 50 घटा देंगे 210। 7 गुणे में है, इधर बटे में चला जाएगा, 7 का भाग 21 में 7 या 21 और 1 0 कितना हो जाएगा 30, x बराबर 30, अतः वह संख्या 30 है। अतः वह संख्या 30 है, और ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से हमने यह प्रश्नावली 4.3 हमने पूरी की, और हमारा ये अध्याय 4 सरल समीकरण आज पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।